हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चतुर्वेदी कोचिंग क्लासेज। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए किसी भी परमाणु के अंदर, अणु के अंदर, आयन के अंदर या यौगिक के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, द्रव्यमान संख्या किस तरीका से निकालते हैं, ये चीज मैं आप लोगों के लिए कैलकुलेट करना बताऊंगा कि किसी भी परमाणु के अंदर, अणु के अंदर, आयन के अंदर या यौगिक के अंदर हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, द्रव्यमान संख्या किस तरीका से निकालते हैं। ठीक है ना। इससे पहले वाले लेक्चर में मैं इनकी थ्योरी आप लोगों के लिए कंप्लीट करवा चुका हूं, तो थ्योरी तो सब आप लोगों को अच्छी तरीका से याद हो गई होगी। ठीक है ना। अब आज के इस लेक्चर में इन चीजों को मैं आप लोगों को निकालना बता दूंगा। ठीक है ना। देखो, मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं कि यहां पर लैब असिस्टेंट में आप लोगों के बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि माना कि कोई एटम दे दिया आप लोगों के लिए, एग्जाम में आप लोगों के लिए कोई एटम दे दिया और एटम के अंदर सामने वाले ने पूछ लिया कि भाई इसमें प्रोटॉनों की संख्या बताइए, इसमें इलेक्ट्रॉन बताइए, इसमें न्यूट्रॉन बताइए, इसकी द्रव्यमान संख्या बताइए। तो ये सारी चीजें आप लोगों को अच्छी तरीका से आना चाहिए। ठीक है ना। तो आज के इस लेक्चर में इन सारी चीजों को मैं आप लोगों के लिए निकालना बता दूंगा। ठीक है। पेन और कॉपी आप लोग साथ में रखना। एक दो एग्जांपल मैं आप लोगों के लिए सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक है ना। फिर मैं आप लोगों के लिए सॉल्व करने के लिए कुछ एग्जांपल दूंगा, वो सभी एग्जांपल आप लोगों को सॉल्व करने हैं। ठीक है ना। फिर मैं उनको बोर्ड पर सॉल्व करके बता दूंगा, फिर आप अपना अपना मिलान कर लेना कि आप लोगों ने सही किया है या गलत किया है। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। इसलिए आप लोग पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठो, पहले अच्छी तरीका से समझ लो, फिर एक एक एग्जाम्पल को आप अच्छी तरीका से सॉल्व करना। चलो ठीक है। मैं यहां पर आप लोगों के लिए पहली हेडिंग ले लेता हूं। पहली हेडिंग हो गई आप लोगों की उदासीन उदासीन परमाणु। उदासीन परमाणु मतलब न्यूट्रल एटम। ठीक है ना। उदासीन परमाणु मतलब न्यूट्रल एटम। और पहला एग्जांपल मैं आप लोगों के सामने ले लेता हूं, सोडियम का ले लेता हूं। देखो, ये कौन हो गया, सोडियम का प्रतीक मतलब सिंबल हो गया। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11, और इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, 23। बात आप लोग समझ में आ गई ना। कल के लेक्चर में मैंने आप लोगों के लिए बात बताई थी कि जब भी हम किसी भी परमाणु का प्रतीक लिखते हैं तो उसके नीचे हम किसको लिखते हैं, उसके परमाणु क्रमांक को, एटॉमिक नंबर को। ठीक है ना। तो ये तो प्रतीक हो गया सोडियम का, ये सोडियम का परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर हो गया, और ये सोडियम की द्रव्यमान संख्या अर्थात मास नंबर हो गया। ये बात आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई। चलो ठीक है। अब देखो, सोडियम के अंदर हम लोगों को क्या क्या चीज कैलकुलेट करनी है। एक तो हम लोगों को जेड कैलकुलेट करना है, तो जेड तो दे रखा है, जेड की कोई बात नहीं है। ठीक है ना। यहां पर हम लोगों को सोडियम में प्रोटॉन देखने हैं, इलेक्ट्रॉन देखने हैं, उसके बाद न्यूट्रॉन देखने हैं और द्रव्यमान संख्या देखनी है। ये सारी चीजें हम लोगों को सोडियम के अंदर कैलकुलेट करनी है। तो चलो ठीक है, मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। तो देखो, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है। तो जेड किसको शो करता है, परमाणु क्रमांक को, मतलब एटॉमिक नंबर को शो करता है। तो यहां पर मैं सोडियम का परमाणु क्रमांक लिख देता हूं, कितना होता है, 11 होता है। चलो ठीक है। अब सोडियम के अंदर हम प्रोटॉनों की संख्या देखते हैं। तो देखो, कल के लेक्चर में मैंने आप लोगों के लिए बात बताई थी कि जो प्रोटॉन होंगे ना, वो परमाणु क्रमांक पर, एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करेंगे। जिसका जितना परमाणु क्रमांक होता है उसमें उतने ही प्रोटॉन होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सोडियम का परमाणु क्रमांक अगर 11 है तो कॉमन सी बात है, इसमें प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी होगी, 11 होगी। तो सोडियम के अंदर प्रोटॉनों की संख्या कितनी हुई, 11 हुई, क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या किस पर डिपेंड करेगी, परमाणु क्रमांक पर, मतलब एटॉमिक नंबर पर। बात करता हूं मैं इलेक्ट्रॉनों की। सोडियम के अंदर अब इलेक्ट्रॉन देखते हैं। तो देखो, एक चीज और बताई थी मैंने कल के लेक्चर में आप लोगों के लिए कि किसी भी उदासीन परमाणु के अंदर, ठीक है ना, किसी भी उदासीन परमाणु के अंदर, उदासीन का मतलब ये हुआ कि उस परमाणु पर ना ही तो पॉजिटिव चार्ज है ना ही नेगेटिव चार्ज है। तो किसी भी उदासीन परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, समान होती है। इसका मतलब तो ये निकला कि अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉनों की संख्या समान हुई तो आप लोगों को पता है सोडियम पर ना ही तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। इसका मतलब सोडियम में जितने प्रोटॉन होंगे ना उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो प्रोटॉन कितने हैं, 11, तो कॉमन सी बात है इलेक्ट्रॉन भी यहां पर कितने होंगे, 11 होंगे। तो देखो, सोडियम में यहां पर इलेक्ट्रॉन आप लोगों के कितने हो गए, 11 हो गए। अब न्यूट्रॉन की बात करते हैं। तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला था आप लोगों का n बराबर A-P, मतलब द्रव्यमान संख्या में से आप लोग प्रोटॉनों को घटा दो तो वो क्या निकल कर सामने आ जाएंगे, न्यूट्रॉन। तो देखो, यहां पर सोडियम की द्रव्यमान संख्या कितनी दे रखी है, 23। ठीक है ना। प्रोटॉन कितने दे रखे हैं, 11। ये आप लोगों के प्रोटॉन रहे, 23 में से 11 गए तो कितने बचे, 12। इसका मतलब ये निकल कर सामने आई ये बात कि सोडियम के अंदर न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 12 होती है। ठीक है ना। सोडियम के अंदर न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 12। अब मैं बात करता हूं द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है
ए बराबर पी प्लस एन, ठीक है ना, कि मतलब अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम जोड़ देंगे, टोटल कर देंगे, तो वो क्या निकलकर सामने आ जाएगी, द्रव्यमान संख्या। तो देखो प्रोटॉन यहां पर आप लोगों के कितने हैं, 11, ठीक है, और न्यूट्रॉन आप लोगों के कितने हैं, 12। तो 11 और 12 कितने हो गए, 23 हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि जो सोडियम होता है ना, उसकी सोडियम की जो द्रव्यमान संख्या होता है, मास नंबर होता है, वो कितना होता है, 23 होता है। हम लोगों की बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हम जानते हैं कि सोडियम की जो द्रव्यमान संख्या होती है, अर्थात सोडियम का जो मास नंबर होता है, वो कितना होता है, 23 होता है। पहले तो ये बात बताओ, ये एग्जाम्पल आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। एक एग्जाम्पल और लेता हूं मैं आप लोगों के सामने। तो देखो एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर साइड में ले लेता हूं। यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर मैं 2 को ले लेता हूं, नाइट्रोजन को ले लेता हूं। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7, और उसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, 14। वो ये आप लोगों को जेड देखना है, ठीक है ना, प्रोटॉन देखने हैं, इलेक्ट्रॉन देखने हैं, न्यूट्रॉन देखने और द्रव्यमान संख्या देखनी है। तो देखो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7 लिख दो, ठीक है ना। परमाणु क्रमांक किस पर डिपेंड करता है, प्रोटॉनों की संख्या पर। तो देखो यहाँ पर प्रोटॉन भी कितने होंगे, 7 होंगे। अब आपको पता है नाइट्रोजन एटम यहाँ पर एक उदासीन है, न्यूट्रल है, मतलब ना ही तो इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ना ही नेगेटिव चार्ज है। तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही नाइट्रोजन में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इलेक्ट्रॉन भी आप लोगों के कितने हो गए, 7 हो गए। अब न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला वही आप लोगों का, n बराबर a माइनस पी। तो यहाँ पर a कितनी दे रखी है, 14, ठीक है ना। प्रोटॉन कितने दे रखे हैं, 7। तो न्यूट्रॉनों की संख्या भी आप लोगों की कितनी निकल कर आएगी, 7 आएगी। बात आप लोग समझ में आ गए, चलो ठीक है। अब मैं बात करता हूं द्रव्यमान संख्या मास नंबर की। तो द्रव्यमान संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, P प्लस एन, ठीक है ना। प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को जोड़ देते हैं तो फिर द्रव्यमान संख्या निकलकर सामने आ जाएगी। प्रोटॉन हम लोगों के पास में कितनी है, 7। न्यूट्रॉन हम लोगों के पास में कितनी है, 7। 7 और 7 कितने होते हैं, 14 होते हैं। और बिल्कुल सही बात है, नाइट्रोजन का जो द्रव्यमान संख्या होती है नाइट्रोजन की, वो कितनी होती है, 14 होती है। बात आप लोगों को समझ में आ गई, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो देखो सोडियम का और नाइट्रोजन का ये एग्जांपल तो मैंने आप लोगों के लिए बता दिया। अब अगले एग्जांपल आप लोगों को सॉल्व करने हैं, ठीक है ना। मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं एग्जांपलों को, आप लोग उनको सॉल्व कर लेना, फिर मैं उनको बताऊंगा, तब आप अपना मिलान कर लेना कि आप लोगों ने सही किया या गलत किया। तो चलो देखो अगले एग्जांपलों को आप लोग। देखो एग्जाम्पल नंबर मैं ले लेता हूं यहां पर, एग्जाम्पल नंबर 3 किसका ले लेता हूं, कार्बन का। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6, और उसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, 12। इसमें वही आप लोगों को जेड निकालने हैं, ठीक है ना, निकालना चालू कर दो। जेड निकालने हैं आप लोगों को, प्रोटॉन निकालने हैं, इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, न्यूट्रॉन निकालने हैं, और द्रव्यमान संख्या मतलब मास नंबर निकालना है। एग्जाम्पल नंबर आप लोगों को जो 4th है वो ले लिया मैंने यहाँ पर ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8, और उसकी जो द्रव्यमान संख्या होती है वो कितनी होती है, 16। फिर वही ऑक्सीजन में जेड निकालना है, वही आप लोगों को प्रोटॉन निकालने हैं, इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, न्यूट्रॉन निकालने हैं, और द्रव्यमान संख्या मास नंबर निकालने हैं। चलो ठीक है। एग्जाम्पल नंबर मैं आप लोगों के लिए लेता हूं यहाँ पर 5वें नंबर का। यहाँ पर ले लेता हूं मैं एल्यूमिनियम का। तो एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 13, और उसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, 27। वही आप लोगों को जेड निकालना है, यहाँ पर प्रोटॉन निकालने हैं, इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, और उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर न्यूट्रॉन निकालने हैं, और आप लोगों को यहाँ पर द्रव्यमान संख्या मास नंबर निकालना है। ठीक है ना, मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। तो यहाँ पर 3 एग्जांपल मैंने आप लोगों के लिए सॉल्व करने के लिए दिए। एक तो कार्बन का दिया है, एक ऑक्सीजन का दिया, और एक एल्यूमिनियम का दिया है। तीनों का आप लोग सॉल्व कर लो, फिर मैं आप लोगों के लिए सॉल्व करके बता दूंगा, तब आप अपना मिलान कर लेना। तो करो सॉल्व। निकाल लिया, निकाल लिया आप लोगों ने। चलो थोड़ी देर और रुक जाता हूं मैं, निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से निकल जाएंगे। निकाल लिया, चलो ठीक है, मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। अब आप लोग अपना मिलान कर लेना कि आप लोगों ने सही निकाले हैं गलत निकाले। तो सबसे पहले मैं कार्बन से स्टार्ट करता हूं। तो देखो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6, ठीक है ना। तो प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी होगी, 6, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी होगी, 6, ठीक है ना। न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला वही आप लोगों का, n बराबर a माइनस पी। ए आप लोगों के लिए कितनी दे रखी है, 12, ठीक है ना। प्रोटॉन आप लोगों के कितने दे रखे हैं, 6। तो कॉमन सी बात है, न्यूट्रॉन भी आप लोगों के कितने निकलकर सामने आएंगे, 6 आएंगे, ठीक है ना। बात करता हूं मैं द्रव्यमान संख्या की। द्रव्यमान संख्या होता है a बराबर p प्लस एन, ठीक है ना। p यहाँ पर कितने दे रखे हैं आप लोगों के, 6, ठीक है ना। और न्यूट्रॉन भी आप लोगों के कितने दे रखे हैं, 6। तो द्रव्यमान संख्या आप लोगों की
की कार्बन के लिए कितनी होगी 12 होगी। इसका मतलब हम लोगों का बिल्कुल सही है। तो आप अपना मिलान कर लेना, आप लोगों ने सही निकाला है या गलत निकाला है, ठीक है, आप लोग आराम से मिलान कर लेना। चलो ठीक है, मैं बात करता हूँ ऑक्सीजन की। तो वही ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 8, ठीक है ना। तो प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी होगी 8 और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी होगी आप लोगों की 8। बात करता हूं मैं न्यूट्रॉनों की संख्या की। तो वही आप लोगों का फॉर्मूला n बराबर a माइनस पी। ए आप लोगों के लिए कितना दे रखा है यहाँ पर 16 दे रखा है। प्रोटॉन कितने दे रखे हैं 8 दे रखे हैं। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन कितने निकलकर सामने आएंगे आप लोगों के 8 निकलकर सामने आएंगे। बात समझ में आ गई। चलो ठीक है, द्रव्यमान संख्या निकालते हैं। द्रव्यमान संख्या निकालने का फॉर्मूला प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर प्रोटॉन कितने दे रखे हैं आप लोगों के 8, न्यूट्रॉन भी आप लोगों के कितने दे रखे हैं 8। 8 और 8 कितने होते हैं 16 होते हैं। 16 होते हैं और हम जानते हैं कि ऑक्सीजन की जो द्रव्यमान संख्या होता है अर्थात ऑक्सीजन का जो मास नंबर होता है वो कितना होता है 16। इसका मतलब हम लोगों का ये भी बिल्कुल सही है। तो आप अपना मिलान कर लेना ऑक्सीजन का, क्या आप लोगों ने सही निकाले या गलत निकाले। चलो ठीक है, मैं बात करता हूं एल्यूमिनियम की। तो वही एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 13 होता है। प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी होगी 13 और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी होगी 13। लेकिन बात जब मैं न्यूट्रॉनों की संख्या की बात करता हूं, ठीक है ना, कि न्यूट्रॉन किस तरीका से निकालोगे। तो वही फॉर्मूला आप लोगों का n बराबर a माइनस पी। ए यहाँ पर कितनी दे रखी है 27, ठीक है ना। ए यहाँ पर निकाल रहे हो, जगह कम है। ए यहाँ पर कितनी दे रखी है आप लोगों की 27, ठीक है ना। और पी आप लोगों के कितने दे रखे हैं 13। तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी निकलकर सामने आएगी आप लोगों की 14, ठीक है ना। जो एल्यूमिनियम होता है उसमें न्यूट्रॉन कितने निकलकर सामने आएंगे 14 निकलकर सामने आएंगे। चलो ठीक है, मैं बात करता हूं उसमें द्रव्यमान संख्या अर्थात मास नंबर की। तो मास नंबर का वही प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन आप लोगों के यहाँ पर कितने दे रखे हैं 13 और आप लोगों के यहाँ पर जो न्यूट्रॉन है वो कितने दे रखे हैं 14। तो टोटल कितना हुआ ए बराबर आप लोगों का कितना हुआ 27 हुआ। और हम जानते हैं कि एल्यूमिनियम की जो मास नंबर होता है अर्थात जो द्रव्यमान संख्या होता है वो कितना होता है 27 होता है। तो पहले तो ये बात होता है, ये बात आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई, ठीक है ना। एग्जाम में किसी भी तरीका से क्वेश्चन बने आप लोग आराम से सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। एटम पर यहां पर जो मैंने अभी आप लोगों के लिए एग्जांपल बताए, मैंने उदासीन परमाणु के बताए, मतलब न्यूट्रल एटम के बताए जिस पर ना ही तो पॉजिटिव चार्ज है ना ही नेगेटिव चार्ज है, ठीक है ना। 5 एग्जांपल मैंने इसके बता दिए। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं अगली हेडिंग ले रहा हूं धनावेशित परमाणु मतलब कैटायनिक एटम, ठीक है ना। धनावेशित परमाणु मतलब कैटायनिक एटम के ले रहा हूं, मतलब कोई भी एटम जिस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो पॉजिटिव चार्ज वाले पर हम किस तरीका से जेड, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, द्रव्यमान संख्या निकालते हैं वो भी मैं आप लोगों के लिए सिखा दूंगा, ठीक है ना। एक काम करूंगा, पहले मैं आप लोगों के लिए सॉल्व करने के लिए दूंगा, फिर मैं सॉल्व करूंगा। तो देखो 5 एग्जाम्पल तो आप लोगों के ये हो गए, किसमें उदासीन परमाणु के अंदर। तो देखो दूसरी हेडिंग हो गई आप लोगों की धनावेशित धनावेशित परमाणु मतलब कैटायनिक एटम, मतलब कोई भी एटम जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना। इसके भी मैं आप लोगों के सामने 2 एग्जांपल ले रहा हूं। यहां पर ले लिया मैंने एग्जांपल नंबर आप लोगों के लिए फर्स्ट, ठीक है ना। इसमें ले लेता हूं मैं ऑक्सीजन का, ठीक है ना। यहां पर ले लिया मैंने आप लोगों के लिए ऑक्सीजन और यहाँ पर ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 8 और ऑक्सीजन की जो द्रव्यमान संख्या होती है वो कितनी होती है 16। और ऑक्सीजन पर मैंने कौन सा चार्ज लगा दिया पॉजिटिव लगा दिया, ठीक है। इसमें वही आप लोग जेड देखो, ठीक है ना, प्रोटॉन देखो, निकालना चालू कर दो, इलेक्ट्रॉन देखो और आप लोग न्यूट्रॉन देखो और द्रव्यमान संख्या मास नंबर देखो, ठीक है ना। अगले एग्जांपल नंबर सेकंड यहां पर ले लेता हूं मैं मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 12 और उसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होती है 24। और मैग्नीशियम का कौन सा चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है ना। मैग्नीशियम पर कितना चार्ज होता है प्लस के 2 चार्ज होता है। वही मैग्नीशियम के अंदर आप लोग जेड देखो, ठीक है, प्रोटॉन देखो, इलेक्ट्रॉन देखो, न्यूट्रॉन देखो और द्रव्यमान संख्या मास नंबर देखो। चलो निकालना चालू कर दो, ठीक है ना। ऑक्सीजन में देखो और मैग्नीशियम में देखो। निकाल लिया? अरे क्या इसमें क्या टाइम लगेगा, हल निकल जाएंगे।
निकल गए। चलो ठीक है, मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। तो देखो सबसे पहले मैं यहाँ पर ऑक्सीजन पॉजिटिव के बारे में डिस्कशन करते हैं। ऑक्सीजन एटम है और उस पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो एक बात तो आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई कि पॉजिटिव का मतलब क्या शो करता है। पॉजिटिव का मतलब यह है इलेक्ट्रॉनों की कमी को शो करता है। कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है, अरे भाई एक पॉजिटिव चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। तो चलो देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर जेड की बात करते हैं तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 होता है। तो यहाँ पर आप लोग क्या लिख दो, 8 लिख दो। अब आप लोगों को पता है कि परमाणु क्रमांक, ये प्रोटॉन होते हैं वो किस पर डिपेंड करते हैं, परमाणु क्रमांक पर, ठीक है ना। प्रोटॉन किस पर डिपेंड करते हैं, परमाणु क्रमांक पर। तो परमाणु क्रमांक अगर 8 हुआ तो प्रोटॉन भी आप लोगों के कितने होंगे, 8। बात करता हूं मैं इलेक्ट्रॉन की। तो मैंने आप लोगों से क्या बात बोली थी कि किसी भी उदासीन परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, समान होती है। लेकिन अगर उस एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। कितने कम हो जाएंगे, जितने उस पर चार्ज होंगे। तो यहां पर ऑक्सीजन पर एक पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। 8 में से एक गए तो कितना बचा, 7। इसका मतलब एक पॉजिटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो इस वक्त ऑक्सीजन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 7 इलेक्ट्रॉन बचे। क्योंकि आप लोगों को पता है एक प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन आप लोगों को घट गया। तो हम जानते हैं कि ऑक्सीजन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। लेकिन ऑक्सीजन पर एक पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब उसमें एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। तो 8 में से एक गए तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 7 इलेक्ट्रॉन बचे। चलो ठीक है, मैं बात करता हूं वो न्यूट्रॉनों की संख्या। तो न्यूट्रॉन की संख्या A-P। ए यहां पर कितनी दे रखी है आप लोगों की, 16। प्रोटॉन आप लोगों के यहां पर कितने दे रखे हैं, 8। तो न्यूट्रॉन भी कितने निकलकर सामने आएंगे आप लोगों के, 8। बात आप लोग समझ में आ गई ना। वही द्रव्यमान संख्या निकाल लो आप लोग। A बराबर P+N, ठीक है ना। P कितना दे रखा है आप लोगों के, 8। और न्यूट्रॉन भी कितने दे रखे हैं, 8। और 8 और 8 कितने होते हैं, 16 होते हैं। इसका मतलब ये बात बिल्कुल निकल कर सामने आ गई कि जो ऑक्सीजन की द्रव्यमान संख्या होती है, ऑक्सीजन का जो मास नंबर होता है वो कितना होता है, 16 होता है। आप लोग चेक करके देख लेना, ऑक्सीजन का मास नंबर कितना होता है, 16 होता है। बात आप लोग समझ में आ गई। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं बात करता हूं मैग्नीशियम की। तो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 12, ठीक है ना। परमाणु क्रमांक अगर 12 होता है तो प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी होगी, 12। लेकिन बात जब हम इलेक्ट्रॉनों की करते हैं तो मैग्नीशियम पर कौन सा चार्ज है, प्लस के 2 चार्ज है। हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है, प्लस के 2 होती है, ठीक है ना। मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है, प्लस के 2 होती है। इसका मतलब मैग्नीशियम पर प्लस 2 चार्ज है। तो 2 चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, ठीक है ना। तो मैग्नीशियम के पास में इलेक्ट्रॉन कितने, मैग्नीशियम के पास में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट होते हैं, 12। लेकिन यहाँ पर 2 पॉजिटिव चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन घट जाएंगे, ठीक है ना। तो 12 में से 2 गए तो इस वक्त मैग्नीशियम के पास में कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है। वही आप लोग न्यूट्रॉन निकाल लो। न्यूट्रॉन बराबर A-P, ठीक है ना। ए कितना दे रखा है यहाँ पर, 24 आप लोगों का। प्रोटॉन कितने दे रखे हैं आप लोगों के, 12, ठीक है ना। तो कितने निकलकर सामने आए न्यूट्रॉन आप लोगों के, न्यूट्रॉन इस वक्त निकलकर सामने आए आप लोगों के 12। बात आप लोग समझ में आ गई। द्रव्यमान संख्या निकालो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ दो। प्रोटॉन कितने हैं आप लोगों के यहाँ पर, 12, ठीक है ना। न्यूट्रॉन आप लोगों के कितने हैं, 12। 12 और 12 कितने होते हैं, 24 होते हैं। 24 होते हैं। और हम जानते हैं कि मैग्नीशियम की जो द्रव्यमान संख्या होती है, अर्थात मैग्नीशियम का जो मास नंबर होता है वो कितना होता है, 24 होता है। बात आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये 2 एग्जांपल मैंने किसके बता दिए, धनावेशित परमाणु के, मतलब कैटायनिक एटम के, ठीक है। अब मैं अगली तीसरी हेडिंग डाल देता हूं, ऋणावेशित परमाणु, एनायनिक एटम, मतलब कोई भी एटम जिस पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। तो नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है तो उतने ही इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। जैसे किसी पर एक नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। किसी में 2 नेगेटिव प्रेजेंट है तो 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। किसी पर 3 नेगेटिव प्रेजेंट है तो 3 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो चलो ठीक है, उनके भी 1-2 एग्जांपल ले लेता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है ना। तो देखो, तीसरी हेडिंग हो गई आप लोगों की ऋणावेशित परमाणु, मतलब एनायनिक एटम। ऋणावेशित परमाणु मतलब एनायनिक एटम, ठीक है ना। इसके भी कुछ एग्जांपल ले लेता हूं मैं आप लोगों के लिए। तो यहां पर ले लेता हूं मैं एग्जांपल नंबर फर्स्ट,
और फर्स्ट में वही ऑक्सीजन ले लेता हूँ, यहाँ पर ले लिया ऑक्सीजन, परमाणु क्रमांक कितना होता है 8, द्रव्यमान संख्या कितनी होती है 16, और ऑक्सीजन पर मैंने नेगेटिव चार्ज लिख दिया, ठीक है। उसके बाद एग्जांपल नंबर मैं 2 यहाँ पर आप लोगों के सामने ले लेता हूँ। यहाँ पर ले लेता हूँ मैं किसका एग्जांपल, नाइट्रोजन का ले लेता हूँ। नाइट्रोजन परमाणु क्रमांक कितना होता है 7, द्रव्यमान संख्या कितनी होती है 14, और नाइट्रोजन पर मैंने -3 चार्ज लिख दिए। चलो ठीक है, अगला एग्जाम्पल मैंने आप लोगों के सामने ले लिया, यहाँ पर ले लिया मैंने फ्लोरीन का, ठीक है ना। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 9, और द्रव्यमान संख्या कितनी होती है 19 होती है, ठीक है ना। द्रव्यमान संख्या कितनी होती है 19 होती है, और फ्लोरीन पर यहाँ पर माइनस चार्ज लिख दिया, -1 चार्ज लिख दिया। चलो ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4 के अंदर मैं ले लेता हूँ सल्फर को। सल्फर ले लिया मैंने, सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होता है 16, और द्रव्यमान संख्या कितनी होती है 32, और यहाँ पर लिख दिया मैंने -2 चार्ज। बात आप लोग समझ में आ गई ना। चलो ठीक है, फिर निकालना चालू कर दो। क्या क्या चीज निकालोगे इनमें, वही जेड निकालो, प्रोटॉन निकालो, प्रोटॉन निकालो, इलेक्ट्रॉन निकालो, न्यूट्रॉन निकालो, और आप लोग क्या द्रव्यमान संख्या मास नंबर निकालो। ये चीज आप लोग इसमें निकालो, निकालना चालू कर दो आप लोग, मैं लिख देता हूं इनको। निकाल दो इसके अंदर, ठीक है ना। 4 एग्जाम्पल आप लोगों के सामने, चारों में निकाल दो सारी चीजें, ठीक है। फिर आप लोगों का ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। निकाल दिए होंगे। चलो ठीक है, मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। तो देखो, सबसे पहले मैं ऑक्सीजन की बात करता हूं। तो देखो, तीसरी हेडिंग का क्या नाम है, ऋणावेशित परमाणु, मतलब वो एटम जिन पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। और हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि केमिस्ट्री में नेगेटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की अधिकता। कितनी अधिकता होगी डिपेंड करेगा चार्ज पर। कैसे, देखो बात करता हूं वही ऑक्सीजन की, ठीक है ना। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 8, ठीक है ना। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 8, ठीक है ना। तो प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी होगी 8। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या की। तो देखो, आप लोगों को पता है कि ऑक्सीजन एटम के पास में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। लेकिन ऑक्सीजन पर यहां पर एक नेगेटिव चार्ज है, तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। तो 8 और 1 कितने हुए, 9 हुए। तो यहां पर आप लोगों के जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या हुई वो कितनी हो गई, 9 हो गई, क्योंकि 8 तो ऑक्सीजन के पास में प्रेजेंट ही होते हैं और एक नेगेटिव का, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 9 हो गई। बात करता हूं मैं एन की। तो एन बराबर क्या होता है, एन बराबर ए माइनस पी। ए कितनी दे रखी है आप लोगों की 16, प्रोटॉन कितने दे रखे हैं 8। तो आप लोगों के जो न्यूट्रॉन निकलकर सामने आएंगे वो कितने निकलकर सामने आएंगे, आप लोगों के 8 निकलकर सामने आएंगे। चलो ठीक है, मैं बात करता हूं द्रव्यमान संख्या मास नंबर की। क्या होता है फॉर्मूला, P प्लस एन, ठीक है ना। P आप लोगों के कितने दे रखे हैं 8, और न्यूट्रॉन आप लोगों के कितने दे रखे हैं 8। तो 8 और 8 कितने होते हैं, 16 होते हैं। और हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि ऑक्सीजन एटम की जो द्रव्यमान संख्या होती है वो कितनी होती है, 16 होती है। चलो ठीक है, ये आप लोग मिलान कर लेना, आपने सही निकाला है या गलत निकाला है। मैं बात करता हूं नाइट्रोजन की। तो वही नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 7। तो कॉमन सी बात है, प्रोटॉन भी कितने होंगे 7। अब आपको पता है इलेक्ट्रॉन यहां पर किस पर डिपेंड कर रहे हैं, चार्ज पर डिपेंड कर रहे हैं। नाइट्रोजन के पास में इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट होते हैं 7। लेकिन गौर से देखो, नाइट्रोजन पर 3 नेगेटिव है, तो 7 और 3 कितने होते हैं 10। जितने नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर 3 नेगेटिव है तो 3 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। तो 7 और 3 कितने होते हैं 10। तो यहाँ पर इसके पास में इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट हो गए 10। बात करता हूं एन की। तो एन बराबर वही क्या होता है आप लोगों का ए माइनस पी। ए आप लोगों की कितनी दे रखी है 14। प्रोटॉन कितने दे रखे हैं आप लोगों के 7। तो न्यूट्रॉन कितने निकलकर सामने आएंगे आप लोगों के 7। बात करता हूं द्रव्यमान संख्या की। क्या होता है फॉर्मूला, ए बराबर पी प्लस एन। ए बराबर पी प्लस एन। पी कितने दे रखे हैं 7, और न्यूट्रॉन भी कितने दे रखे हैं 7। 7 और 7 कितने होते हैं 14 होते हैं। इसका मतलब जो नाइट्रोजन की द्रव्यमान संख्या होती है, मास नंबर होता है, वो कितना होता है 14 होता है। मिलान कर लेना, आप लोगों ने सही किया है गलत किया है। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मैं बात करता हूँ फ्लोरीन की। तो देखो, फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 9 होता है, ठीक है ना। प्रोटॉनों की संख्या किस पर डिपेंड करेगी, परमाणु क्रमांक पर। तो प्रोटॉन भी आप लोगों के कितने होंगे 9, ठीक है। अब बात करता हूं इलेक्ट्रॉन की। तो देखो, फ्लोरीन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, 9 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। लेकिन फ्लोरीन पर एक नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, तो 9 और 1 कितने हो गए 10। 10 इलेक्ट्रॉन इसके पास में प्रेजेंट हो गए। एन निकाल दो। एन निकालने का फॉर्मूला वही आप लोगों का ए माइनस पी, ठीक है ना। एन बराबर ए माइनस पी। ए कितनी दे रखी है आप लोगों के लिए 19, ठीक है। और आप लोगों के लिए यहाँ पर प्रोटॉन कितने दे रखे हैं 9 दे रखे हैं। तो आप लोगों के न्यूट्रॉन कितने निकलकर सामने आए आप लोगों के 10, ठीक है ना।
फ्लोरीन के अंदर न्यूट्रॉन कितने निकलकर सामने आए हैं आप लोगों के पास में? 10 निकलकर सामने आए हैं। 19 में से 9 गए तो कितने बचे? 10 बचे। चलो ठीक है, मैं बात करता हूं द्रव्यमान संख्या। फॉर्मूला क्या होता है? P प्लस एन, ठीक है ना। P आप लोगों के पास में कितने दे रखे हैं? 9, ठीक है ना। और न्यूट्रॉन आप लोगों के पास में कितने दे रखे हैं? 10। तो ये कितने हो गए? 19 हो गए। और हम लोग जानते हैं कि फ्लोरीन की जो द्रव्यमान संख्या होती है, अर्थात फ्लोरीन का जो मास नंबर होता है, वो कितना होता है? 19। इसका मतलब अपना बिल्कुल सही है, ठीक है। आप मिलान कर लेना, आपने सही किया या गलत किया। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये हो गया आप लोगों का, ठीक है। अब मैं बात करता हूं सल्फर की। तो सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 16। प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी होगी? 16। अब आपको बताएं, यहाँ पर सल्फर पर 2 नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, तो सल्फर के पास में इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट होते हैं? 16। लेकिन सल्फर पर 2 नेगेटिव है, तो 2 बढ़ा दो, तो 16 और 2 कितने होते हैं? 18। सल्फर के पास में इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट हुए? 18, ठीक है ना। मैं बात करता हूं एन की। तो एन बराबर क्या होता है आप लोगों का? एन बराबर ए माइनस पी। ए यहाँ पर कितना दे रखा है? 32, ठीक है ना। प्रोटॉन कितने हैं? 16। तो न्यूट्रॉन भी आप लोगों के कितने निकलकर सामने आएंगे? 16। इसका मतलब ये निकला कि सल्फर के अंदर जो न्यूट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं? 16 होते हैं। बात समझ में आ गई? चलो ठीक है, द्रव्यमान संख्या निकालते हैं। फॉर्मूला क्या होता है द्रव्यमान संख्या निकालने का? P प्लस एन, ठीक है ना। P प्लस एन। P कितने दे रखे हैं आप लोगों के? 16, ठीक है ना। न्यूट्रॉन आप लोगों के कितने दे रखे हैं? 16। 16 और 16 कितने होते हैं? 32 होते हैं। और हम जानते हैं कि सल्फर का जो द्रव्यमान संख्या होता है, मास नंबर होता है, वो कितना होता है? 32 होता है, ठीक है ना। सल्फर की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 32 होती है। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। और इसी के साथ आप लोगों का ये ऋणावेशित परमाणु भी आप लोगों का कंप्लीट होता है। तो देखो सुनो मेरी बात ध्यान से। उदासीन परमाणु ले लिया, धनावेशित परमाणु ले लिया, ऋणावेशित परमाणु ले लिया, सबके एग्जांपल ले लिए, सबको मैंने आप लोगों के लिए समझा दिया, ठीक है ना। अब बात करता हूं मैं अणुओं के बारे में कि भाई ये तो परमाणु की बात हो गई, एटम की बात हो गई। अब हम अगले एग्जांपल लेंगे, वो किसका लेंगे? अणु का, मॉलिक्यूल्स का। कि मॉलिक्यूल्स के अंदर हम प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन किस तरीका से निकालते हैं। तो चलो उनको भी मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, ठीक है ना। वही हमेशा करें, पहले आप लोगों के लिए सॉल्व करने के लिए दूंगा, फिर आप लोग सॉल्व कर लो, फिर मैं आप लोगों के सामने सॉल्व करूंगा, तब आप अपना मिलान कर लेना। चलो ठीक है, तो देख लो अणुओं के भी कुछ एग्जांपल ले लेता हूं। देखो चौथी हेडिंग हो गई आप लोगों की उदासीन उदासीन अणु में, मतलब न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स में, उदासीन अणु में इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करना। तो किसी भी उदासीन अणु के अंदर, अर्थात न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के अंदर हम किस तरीका से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों को देखते हैं। तो देखो 2 एग्जांपल मैं आप लोगों के लिए सॉल्व करने के लिए दे रहा हूं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट मैंने किसका ले लिया? CO का ले लिया, ठीक है ना। इसके अंदर आप लोगों को प्रोटॉन ज्ञात करने हैं और इसके अंदर आप लोगों को इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने हैं, ठीक है। निकालो। एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं आप लोगों के सामने NO का, ठीक है ना। ये 2 एग्जांपल लिए हैं, दोनों के अंदर आप लोग प्रोटॉन निकाल के बताओ मुझे और इलेक्ट्रॉन निकाल के बताओ, ठीक है ना। 2 चीज निकालनी है आप लोगों को, प्रोटॉन निकालने और इलेक्ट्रॉन निकालने। मैं थोड़ी देर वेट कर लेता हूं, आप लोग आराम से निकाल लो इनमें को, ठीक है ना। CO के अंदर और NO के अंदर निकाल लिया। अरे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, निकल गए होंगे अब तक तो, निकाल लिया। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, तब आप अपना मिलान कर लेना कि सही किया है या गलत किया है। तो देखो ध्यान से समझना, मैंने आप लोगों से क्या बात बोली है कि जो प्रोटॉन होंगे वो किस पर डिपेंड करेंगे? परमाणु क्रमांक पर। तो देखो आप लोगों को पता है ये यहां पर कौन है? कार्बन है, ठीक है ना। ये यहां पर कौन है? कार्बन है। और ये यहां पर कौन है? ऑक्सीजन है, ठीक है ना। CO का अणु है, ध्यान से समझना, बहुत अच्छी तरीके से बताऊंगा मैं इसको। CO एक अणु होता है, मॉलिक्यूल्स होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है ना। CO को हम क्या बोलते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके अंदर 2 एटम प्रेजेंट होते हैं, एक तो कार्बन प्रेजेंट होता है और एक ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6। और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8। और आप लोगों को पता प्रोटॉन किस पर डिपेंड करते हैं? परमाणु क्रमांक पर, एटॉमिक नंबर पर। तो इसमें प्रोटॉन होंगे वो कितने होंगे? 14 होंगे। कैसे होंगे? जैसे कि मैं यहां पर प्रोटॉनों को निकालता हूं, तो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8, ठीक है ना। तो 8 और 6 कितने होते हैं? 14 होते हैं। तो देखो अगर परमाणु क्रमांक की बात करता हूं तो परमाणु क्रमांक दोनों को मिलाकर कितना हो रहा है? 14 हो रहा है।
कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है। 8 और 6 कितने होते हैं? 14 होते हैं, ठीक है ना। तो जो परमाणु क्रमांक पर ही आप लोगों के प्रोटॉन डिपेंड करेंगे। तो परमाणु क्रमांक अगर आप लोगों का दोनों को मिलाकर 14 हो रहा है तो प्रोटॉनों की संख्या भी आप लोगों की कितनी होगी? 14 ही होगी, ठीक है ना। 6 प्रोटॉन किसके पास में होंगे? कार्बन के पास में होंगे। और 8 प्रोटॉन किसके पास में? ऑक्सीजन के पास में। 6 और 8 कितने हो गए? 14 हो गए, ठीक है ना। तो सीओ अणु के अंदर, सीओ मॉलिक्यूल्स के अंदर जो प्रोटॉन होंगे वो कितने होंगे? 14 होंगे, ठीक है ना। मैं बात करता हूं इलेक्ट्रॉनों की, तो इलेक्ट्रॉन भी आप लोगों के 14 ही होंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है उदासीन अणु है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है। न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के अंदर आप लोगों के प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? समान होगी, ठीक है ना। तो अगर प्रोटॉन 14 हुए तो इलेक्ट्रॉन भी आप लोगों के 14 ही होंगे। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मैं एनओ की बात करता हूं, तो एनओ में भी वही केस है। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7 होता है। तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक अगर 7 होता है तो 7 ही उसमें प्रोटॉन होंगे। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8 होता है, तो 8 ही उसमें प्रोटॉन होंगे। तो 7 प्लस 8 कितने हो गए? 15 हो गए। इसका मतलब ये निकला कि जो आप लोगों का ये एनओ अणु है इसके अंदर प्रोटॉन कितने होंगे? 15 होंगे। तो कॉमन सी बात है, इलेक्ट्रॉन भी इसमें कितने होंगे? 15 होंगे, क्योंकि ये उदासीन अणु है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल से। बात आप लोग समझ में आ गई। तो इस तरीका से किसी भी उदासीन अणु के अंदर, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के अंदर हम प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या को निकालते हैं। बात मेरी आप लोगों के समझ में आ गई? चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। तो ये हो गया आप लोगों का उदासीन अणु, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। अब मैं इस पर कुछ चार्ज ले लेता हूं, तो देखो चार्ज वाले भी देख लो आप लोग। तो देखो यहां पर मैं एग्जाम्पल हेडिंग डाल देता हूं आप लोगों के लिए 5वें नंबर की। आवेशित आवेशित अणु में इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉनों की संख्या ज्ञात करना, संख्या ज्ञात करना, ठीक है ना। चलो ठीक है, मैं वही एग्जांपल नंबर फर्स्ट आप लोगों के सामने ले लेता हूं। N2+ का पहले आप लोग निकाल लो, ठीक है ना। इस N2+ में आप लोग प्रोटॉन निकालो और इसके अंदर आप लोग इलेक्ट्रॉन निकालो। दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं मैं यहां पर आप लोगों के सामने CO3-2, ठीक है ना। CO3-2 इसमें वही आप लोग प्रोटॉन निकालो और इसके अंदर आप लोग इलेक्ट्रॉन निकालो। एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, एग्जांपल नंबर 3 आप लोगों के सामने SO4-2, ठीक है ना। इसके अंदर भी आप लोग प्रोटॉन निकालो और इलेक्ट्रॉन निकालो, ठीक है। निकालना चालू कर दो, मैं आप लोगों के लिए थोड़ा टाइम दे देता हूं, आप लोग आराम से निकाल लो। N2+ में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन निकालो, CO3-2 में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन निकालो और SO4-2 में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन निकाल लो। निकाल दो आराम से, ठीक है। ठीक है, निकाल दिया। चलो ठीक है, मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। तो देखो सबसे पहले मैं N2 अणु के अंदर बताता हूं, ठीक है ना। आवेशित अणु का मतलब समझ गए कि कोई भी मॉलिक्यूल्स हुआ या तो उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? आवेशित अणु बोलेंगे। चलो ठीक है, ठीक है ना। तो N2+ जो आप लोगों का अणु है, N2+ आप लोगों का जो अणु है इसके अंदर हम लोगों को क्या निकालने? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। तो देखो कल के लेक्चर में मैंने आप लोगों से बात बताई थी, मैंने क्या बात बताई थी? क्या प्लस और माइनस का प्रोटॉन से कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि जो प्रोटॉन होते हैं वो नाभिक में पाए जाते हैं, न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। इसीलिए प्रोटॉन ना ही तो आप लोग अंदर से बाहर निकाल सकते हो या बाहर से अंदर इंटर करवा सकते हो, क्योंकि प्रोटॉन किस में पाए जाते हैं? नाभिक के अंदर पाए जाते हैं। इसलिए प्रोटॉन पर प्लस और माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोटॉन डिपेंड करेगा परमाणु क्रमांक पर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कहां पर पाए जाते हैं? कोषों में पाए जाते हैं, सेल में पाए जाते हैं। इसलिए इलेक्ट्रॉन को हम एनर्जी देकर एटम से बाहर निकाल सकते हैं और एनर्जी देकर बाहर से इंटर
अंदर कर सकते हैं, ठीक है ना, मतलब अंदर से बाहर निकाल सकते हैं, बाहर से अंदर पहुंचा सकते हैं हम किसको, इलेक्ट्रॉन को, एनर्जी देकर या लेकर। बात आप लोग समझ में आ गई ना। तो ये जो प्लस और माइनस का चक्कर पड़ेगा ये किस पर पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन पर पड़ेगा, प्रोटॉन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसका। कैसा पड़ेगा वो देख लो। देखो यहां पर N2 प्लस में मुझे प्रोटॉन निकालने, तो यहां पर आपको पता है N2 प्लस, इसका मतलब 2 नाइट्रोजन एटम है। एक नाइट्रोजन एटम के अंदर कितने प्रोटॉन होते हैं, 7 होते हैं, तो 2 के अंदर कितने होंगे, 14 होंगे। अरे बिल्कुल सही बात तो है भाई, N2 प्लस है, 2 नाइट्रोजन एटम है, एक नाइट्रोजन एटम के पास में 7 होते हैं, तो 2 के पास में कितने प्रोटॉन हो गए, 14 प्रोटॉन हो गए। चलो ठीक है, लेकिन बात जब मैं इलेक्ट्रॉनों की करता हूं तो देखो N2 पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो N2 के पास में इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट होते हैं, 14 होते हैं, लेकिन उस पर एक पॉजिटिव चार्ज है, तो एक इलेक्ट्रॉन घटा दो तो 14 में से एक गए तो कितने बचे, 13 बचे। इसका मतलब ये निकला 14 में से एक गए तो कितने बचे, 13 बचे। तो बात निकल कर ये सामने आई है कि जो आप लोगों का N2 प्लस है इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हुई, 13 हुई। बात आप लोगों को समझ में आ गई। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मैं बात करता हूं CO3-2 का, तो इसमें भी निकाल दो आप लोग। यहां पर कार्बन पर कौन सा चार्ज है, माइनस के 2 चार्ज है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आप लोगों के बढ़ जाएंगे। ठीक है, पहले प्रोटॉन निकालते हैं। तो प्रोटॉन किस पर डिपेंड करते हैं, परमाणु क्रमांक पर। चलो निकालते हैं। देखो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6, तो 6 प्रोटॉन हो गए प्लस। ठीक है, एक ऑक्सीजन के पास में कितने प्रोटॉन होते हैं, 8 होते हैं, तो मैं यहां पर कर देता हूं 8 × 3, ठीक है ना। और यहां पर आप लोगों को पता माइनस के 2 है, और केमिस्ट्री में माइनस का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। तो कॉमन सी बात है, -2 जब हम जोड़ेंगे तो किस में हो जाएंगे, प्लस के 2। ठीक है, यहां पर क्या लिख देता हूं मैं, यहां पर क्या लिखते हैं, सॉरी यहां पर आप लोगों को पता प्रोटॉन निकाले, तो प्रोटॉन पड़ता, माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहां पर माइनस मत लिखो आप, ठीक है ना, क्योंकि मैं समझ रहा था इलेक्ट्रॉन। ये आप लोग क्या निकाल रहे हो, प्रोटॉन निकाल रहे हो, तो ये माइनस के 2 किस पर आएंगे, आप लोगों के इलेक्ट्रॉन पर आएंगे, प्रोटॉन पर नहीं आएंगे। तो देखो यहां पर आप लोगों के कितने हो गए, 24 हो गए, 24 और 6 कितने हो गए आप लोगों के, 30 हो गए। इसका मतलब 30 आप लोगों के क्या हो गए, प्रोटॉन हो गए, ठीक है ना। आप लोगों के CO3-2 के अंदर प्रोटॉन कितने हो गए, 30 हो गए। 30 कैसे हो गए, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना हुआ, 6 हुआ, ठीक है ना। तो कार्बन के पास में प्रोटॉन कितने हुए, 6 हुए। बात करता हूं मैं ऑक्सीजन की, एक ऑक्सीजन के पास में प्रोटॉन कितने होते हैं, 8, ठीक है ना। कितने ऑक्सीजन है, 3 है, तो 8 × 3 कितने हो गए, 24, 24 और 6 कितने हो गए, 30 हो गए। इसका मतलब CO3-2 के अंदर प्रोटॉन कितने हो गए, 30 हो गए आप लोगों के। अब मैं इलेक्ट्रॉन की बात करता हूं, तो अब आप लोगों का माइनस जुड़ जाएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है प्रोटॉन पर प्लस और माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इलेक्ट्रॉन पर पड़ता है, ठीक है ना। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन घट जाएंगे, और नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। तो यहां पर नेगेटिव चार्ज है, कितने नेगेटिव है, माइनस के 2 नेगेटिव है, तो 2 आप लोगों के जुड़ जाएंगे, क्योंकि केमिस्ट्री में माइनस का मतलब होता है अधिकता इलेक्ट्रॉनों की। चलो ठीक है, तो वही इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास में कितने हो गए, 6, ऑक्सीजन के पास में वही 8 × 3, ठीक है ना। और बात करता हूं मैं यहां पर माइनस के 2, फॉर्मूले के अंदर क्या हो जाएगा आप लोगों के, ये प्लस के 2, ठीक है ना। तो जो आप लोगों के इलेक्ट्रॉन हुए वो इलेक्ट्रॉन आप लोगों के कितने हो गए, 32 हो गए। बिल्कुल सही बात है भाई, प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक पर डिपेंड करती है, ठीक है ना, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या डिपेंड करती है कि उस पर प्लस है, माइनस है या उदासीन है। तो यहाँ पर माइनस के 2 चार्ज है, और माइनस के 2 का मतलब आप लोगों के 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। तो 30 और 2 कितने होते हैं, 32 होते हैं, तो 32 इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे। चलो ठीक है, SO4-2 के अंदर बात कर लेता हूं। तो देखो सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होता है, आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो, 16, तो 16 सल्फर के अंदर प्रोटॉन हो गए। चलो ठीक है, प्लस, ठीक है ना। एक ऑक्सीजन के पास में कितने प्रोटॉन होते हैं, 8 होते हैं, तो 4 के पास में कितने हुए, तो 8 × 4, ठीक है ना, 8 × 4, ठीक है ना। और -2 तो हमें लिखना ही नहीं है, क्योंकि हम प्रोटॉनों की संख्या निकालें। तो टोटल इनका कितना हो गया, 48 हो गया आप लोगों का, ठीक है ना। टोटल कितना हो गया, 48 हो गया। इसका मतलब ये बात निकलकर सामने आई है, ठीक है ना। ये आप लोगों के कितने हो गए, 32 हो गए, 32 और 16 कितने हो गए आप लोगों के, 48 हो गए। इसका मतलब SO4-2 के अंदर जो प्रोटॉनों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 48 होगी, ठीक है ना। 32 ही हो गए, 16 ही हो गए, 32 और 16 कितने होते हैं, 48 होते हैं। तो SO4-2 के अंदर जो प्रोटॉनों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 48 होगी, मतलब 48 होगी। चलो ठीक है, बात करता हूं मैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो देखो इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉन पूरे इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसके पास में, 48 हो गए, 48 हो गए। लेकिन आप लोगों को पता है SO4-2 पे कौन सा चार्ज है, माइनस के 2 चार्ज है, और आप लोगों को पता माइनस अधिकता को शो करता है, किसकी, इलेक्ट्रॉनों की। तो यहां पर लिख दो 48 और 2 कितने होते हैं, 50 होते हैं। इसका मतलब SO4-2 के अंदर जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 50 होती है, और जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 48 होती है। पहले तो ये बात बताओ, ये बात आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आई। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और इसी के साथ आप लोगों का ये टॉपिक
टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट होता है। ठीक है ना। आज के इस लेक्चर में मैंने आप लोगों के लिए किसी भी परमाणु के अंदर जेड, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और द्रव्यमान संख्या देखना बताई है। ठीक है ना। उसके बाद मैंने आप लोगों के लिए धनावेशित परमाणु कैटायनिक एटम लिया था, उसके बाद ऋणावेशित परमाणु एनायनिक एटम लिया था। ठीक है ना। तो ये तो एटम के केस हो गए। उसके बाद मैंने किसकी हेडिंग ली थी, उदासीन अणु का एग्जांपल लिए थे। ठीक है ना। सी और एनओ दो एग्जांपल लिए थे, और कितने भी हो सकते हैं, आपको क्या फर्क पड़ता है, कॉन्सेप्ट तो आप लोगों के लिए बता दिया। फिर मैंने आवेशित अणु बताए हैं। ठीक है ना। उसमें भी मैंने 2-3 एग्जांपल आप लोगों के सामने ले लिए। ठीक है ना। अब एग्जाम में किसी भी प्रकार से क्वेश्चन बने, आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए जेड, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, द्रव्यमान संख्या सारी चीजें बता दी। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। एक एग्जाम्पल समझ में आ गया तो सब कुछ समझ में आ गया। बात आप लोग समझ में आ गई ना। तो इस तरीका से आप लोग मेरे साथ बने रहिए। ठीक है ना। जैसे जैसे मेरे लेक्चर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आप लोगों का एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा, और आप साथ के साथ लास्ट ईयर के पेपर भी आप सॉल्व करते चलो। जैसे कि 2016 का, 2018 का, इन पेपरों को आप लोग सॉल्व करते चलो। आप लोग बहुत अच्छी तरीका से इन चीजों को सॉल्व करोगे, क्योंकि आप लोगों का बेसिक मजबूत हो रहा है, आप लोगों के कॉन्सेप्ट मजबूत हो रहे हैं। बात आप लोग समझ में आ गई ना। सारी ट्रिक बता दी, सारा कॉन्सेप्ट बता दिए, कैसे निकालते हैं कैसे नहीं निकालते हैं, सारी चीजें मैंने आप लोगों के लिए समझा दी। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर आज के लेक्चर को मैं यहीं तक रखता हूं। ठीक है। जिन स्टूडेंटों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।